आज हम एक ऐसी किताब की यात्रा पर निकलने वाले हैं जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है। यह एक ऐसी किताब है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम लोगों के दिलों में अपनी जगह बना सकते हैं, कैसे हम दूसरों को अपनी बात प्यार से समझा सकते हैं और कैसे हम एक ज्यादा खुशहाल और सफल जीवन जी सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डेल कार्नेगी की सदाबहार और विश्व प्रसिद्ध किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, हाउ टू विन फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस पीपल की, जिसका हिंदी में मतलब है मित्र कैसे बनाएं और लोगों को कैसे प्रभावित करें। यह किताब इतनी प्रभावशाली क्यों है? क्योंकि यह इंसानी स्वभाव की गहरी समझ पर आधारित है। यह हमें बताती है कि लोग क्या चाहते हैं, वे किस चीज से प्रेरित होते हैं और हम उनके साथ कैसे बेहतर रिश्ते बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारे सिद्धांत बहुत ही सरल और व्यावहारिक हैं, जिन्हें कोई भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकता है। डेल कार्नेगी ने यह किताब अपने प्यारे दोस्त होमर क्रॉय को समर्पित की है और मजाक में यह भी लिखा है कि शायद उन्हें इस किताब को पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं थी, शायद इसलिए कि होमर क्रॉय पहले से ही लोगों का दिल जीतने में माहिर थे। तो चलिए इस किताब के ज्ञान के सागर में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि डेल कार्नेगी हमें क्या सिखाना चाहते हैं। किताब का अधिकतम लाभ कैसे उठाएं? हाउ टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ दिस बुक। इससे पहले कि हम सिद्धांतों में जाएं, लेखक हमें कुछ बहुत ही ज़रूरी सुझाव देते हैं ताकि हम इस किताब का पूरा फायदा उठा सकें। सीखने की गहरी और प्रबल इच्छा रखें, सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं है, इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की सच्ची लगन होनी चाहिए। हर अध्याय को 2 बार पढ़ें। पहली बार में शायद आपको सिर्फ जानकारी मिले, लेकिन दूसरी बार पढ़ने पर आप उसे गहराई से समझ पाएंगे। पढ़ते समय रुककर सोचें, हर सिद्धांत पर विचार करें कि आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे और कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बातों को रेखांकित करें, जो बातें आपको सबसे ज्यादा जरूरी लगें, उन्हें हाईलाइट करें ताकि आप उन्हें आसानी से दोहरा सकें। हर महीने समीक्षा करें, इन सिद्धांतों को भूलना आसान है, इसलिए नियमित रूप से इनकी समीक्षा करते रहें। अभ्यास करें, ज्ञान को व्यवहार में लाना ही असली चुनौती है। हर मौके पर इन सिद्धांतों का अभ्यास करें। अपनी प्रगति पर नजर रखें, एक डायरी बनाएं और लिखें कि आपने इन सिद्धांतों का कब और कैसे इस्तेमाल किया और उसका क्या नतीजा निकला। सीखने को एक मजेदार खेल बनाएं, अपने दोस्तों या परिवार के साथ मिलकर इन सिद्धांतों का अभ्यास करें। एक दूसरे को गलतियां करने पर टोकें और सुधार करने में मदद करें। याद रखें, ये नई आदतें बनाना और जिंदगी को एक नया मोड़ देना है, जिसमें समय, धैर्य और लगातार कोशिश की जरूरत होती है। पहला भाग, लोगों के साथ व्यवहार करने के बुनियादी तरीके, फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपल। इस भाग में डेल कार्नेगी हमें उन 3 सबसे बुनियादी और शक्तिशाली सिद्धांतों के बारे में बताते हैं जो किसी भी इंसान के साथ अच्छे संबंध बनाने की नींव हैं। अध्याय 1, अगर शहद इकट्ठा करना चाहते हो तो मधुमक्खी के छत्ते पर लात मत मारो। इफ यू वॉन्ट टू गैदर हनी, डोंट किक ओवर द बीहाइव। सिद्धांत 1, किसी की आलोचना न करें, निंदा न करें या शिकायत न करें। डोंट क्रिटिसाइज, कॉन्डेम और कंप्लेन डॉट। लेखक अपनी बात एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण से शुरू करते हैं। वह बताते हैं कि जब हम किसी जानवर को कुछ सिखाते हैं तो हम उसे सजा देने के बजाय इनाम देते हैं। लेकिन जब हम इंसानों के साथ व्यवहार करते हैं तो हम अक्सर इसका उल्टा करते हैं, हम उनकी गलतियों पर उन्हें डांटते हैं, उनकी आलोचना करते हैं। मनोविज्ञान हमें बताता है कि जब हम किसी की आलोचना करते हैं तो वह व्यक्ति अपनी गलती मानने के बजाय खुद को सही ठहराने की कोशिश करता है। आलोचना से इंसान का स्वाभिमान, प्राइड, आहत होता है
और वह रक्षात्मक डिफेंसिव हो जाता है। इससे नाराजगी बढ़ती है, रिश्ते खराब होते हैं और जिस व्यवहार को हम सुधारना चाहते हैं वह और भी बिगड़ सकता है। डेल कार्नेगी कई उदाहरण देते हैं। जैसे टू गन क्राउली नाम का एक कुख्यात अपराधी था जो पुलिस की गोलियों से बचने के लिए एक अपार्टमेंट में छिपा हुआ था। पकड़े जाने से पहले उसने एक खत लिखा जिसमें उसने कहा, मेरे सीने में एक थका हुआ पर दयालु दिल है, एक ऐसा दिल जो किसी का बुरा नहीं चाहता। सोचिए, एक हत्यारा भी खुद को निर्दोष समझ रहा था। अल कैपोन, जो अमेरिका का सबसे खतरनाक गैंगस्टर था, खुद को जनता का सेवक कहता था और मानता था कि वह लोगों का भला कर रहा है, बस उसे बदले में तारीफ नहीं मिल रही। अगर इतने बड़े बड़े अपराधी भी खुद को गलत नहीं मानते तो हम और आप जैसे आम लोग अपनी छोटी छोटी गलतियों के लिए आलोचना कैसे बर्दाश्त करेंगे। महान मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर ने अपने प्रयोगों से साबित किया कि जिस जानवर को अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कृत किया जाता है वह उस व्यवहार को जल्दी और ज्यादा अच्छे से सीखता है, बजाय उस जानवर के जिसे बुरे व्यवहार के लिए दंडित किया जाता है। यही बात इंसानों पर भी लागू होती है। अब्राहम लिंकन का उदाहरण बहुत प्रेरणादायक है। अपनी जवानी में लिंकन लोगों की आलोचना करने और उनका मजाक उड़ाने में माहिर थे। एक बार उन्होंने जेम्स शील्ड्स नाम के एक राजनेता का मजाक उड़ाते हुए एक गुमनाम खत अखबार में छपवा दिया। शील्ड्स इतने नाराज हुए कि उन्होंने लिंकन को द्वंद्व युद्ध ड्यूअल के लिए ललकारा। बड़ी मुश्किल से यह लड़ाई टली। इस घटना के बाद लिंकन ने कभी किसी की सार्वजनिक रूप से आलोचना नहीं की। यहां तक कि गृह युद्ध के दौरान भी जब उनके जनरलों से बड़ी बड़ी गलतियां हुईं तो उन्होंने कठोर शब्दों का इस्तेमाल करने के बजाय उन्हें समझने और प्रोत्साहित करने की कोशिश की। गेटिसबर्ग की लड़ाई के बाद जब जनरल मीड ने दुश्मन सेना को भागने का मौका दे दिया तो लिंकन बहुत गुस्से में थे। उन्होंने मीड को एक कड़ा खत लिखा लेकिन उसे कभी भेजा नहीं। वह जानते थे कि इससे मीड को सिर्फ दुख होगा और स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। किसी की आलोचना करने के बजाय हमें उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वे ऐसा क्यों सोचते हैं, वे ऐसा क्यों करते हैं। यह आलोचना करने से कहीं ज्यादा फायदेमंद और दिलचस्प है। इससे सहानुभूति, सहनशीलता और दयालुता पैदा होती है। जैसा कि डॉक्टर जॉनसन ने कहा था, स्वयं ईश्वर भी किसी इंसान का न्याय उसके जीवन के अंतिम दिन से पहले नहीं करते, तो हम और आप कौन होते हैं? इस अध्याय से हमने क्या सीखा? लोगों की कमियां निकालने, उनकी आलोचना करने या उनकी शिकायत करने से हमेशा बचें। यह आग में घी डालने जैसा है। इससे रिश्ते खराब होते हैं, लोग आपसे दूर भागते हैं और कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आता। हमेशा समझने की कोशिश करें, आलोचना की नहीं। अध्याय 2, लोगों के साथ व्यवहार करने का बड़ा राज। द बिग सीक्रेट ऑफ डीलिंग विद पीपल। सिद्धांत 2, सच्ची और ईमानदारी से तारीफ करें। गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिशिएशन. इस दुनिया में सिर्फ एक ही तरीका है जिससे आप किसी से कुछ भी करवा सकते हैं, वह है उस व्यक्ति के मन में वह काम करने की इच्छा पैदा करना। और यह इच्छा कैसे पैदा होती है? महान दार्शनिक सिगमंड फ्रायड ने कहा था कि हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे दो मुख्य प्रेरणाएं होती हैं, यौन इच्छा और महान बनने की इच्छा। एक और महान दार्शनिक जॉन ड्यूवी ने इसे थोड़ा अलग तरीके से कहा, इंसान की सबसे गहरी चाहत है महत्वपूर्ण होने की इच्छा, द डिजायर टू बी इम्पोर्टेंट। यह इच्छा महत्वपूर्ण महसूस करने की, अपनी कद्र करवाने की, तारीफ पाने की हम सभी के अंदर होती है। यह हमें अच्छे कपड़े पहनने, बड़ी गाड़ियां खरीदने और अपने बच्चों की उपलब्धियों के बारे में दूसरों को बताने के लिए प्रेरित करती है। कुछ लोग तो अमर होने की चाह में पिरामिड और स्मारक तक बनवा देते हैं।
जब हम किसी की सच्ची और दिल से तारीफ करते हैं तो हम उसकी इसी गहरी और मानवीय इच्छा को पूरा करते हैं। यह उसके लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं होता। चार्ल्स श्वाब, जो एंड्रयू कार्नेगी के सबसे कामयाब अधिकारियों में से एक थे और अपनी काबिलियत की वजह से बहुत अमीर बने, कहते थे कि उनकी सबसे बड़ी संपत्ति लोगों में उत्साह भरने की उनकी क्षमता है। और यह क्षमता तारीफ और प्रोत्साहन से ही आती है। वह कहते थे, मैं कभी किसी की आलोचना नहीं करता। मैं लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करने में विश्वास रखता हूं। इसलिए मैं तारीफ करने के लिए उत्सुक रहता हूं और गलतियां निकालने से नफरत करता हूं। लेकिन क्या ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं? नहीं। अगर उन्हें कोई चीज पसंद नहीं आती तो वे आसमान सिर पर उठा लेते हैं। अगर पसंद आती है तो वे चुप रहते हैं। यह कहानी बहुत आम है। एक किसान औरत दिन भर खेतों में और घर में कमरतोड़ मेहनत करती है। शाम को जब वह अपने घर के मर्दों, पति और बेटों के लिए खाना परोसने के बजाय उनके सामने सिर्फ भूसे का एक ढेर रख देती है तो वे गुस्से में चिल्लाते हैं, क्या तुम पागल हो गई हो? वह शांति से जवाब देती है, मुझे क्या पता था कि तुम्हें पता चलेगा? मैं पिछले 20 सालों से तुम सबके लिए खाना बना रही हूं और तुम में से किसी ने एक बार भी यह नहीं कहा कि तुम सिर्फ भूसा नहीं खा रहे थे। यह कहानी दिखाती है कि लोग तारीफ और सराहना के कितने भूखे होते हैं। कई बार अच्छे अच्छे रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि हम अपने साथी की कद्र करना, उसकी तारीफ करना भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, तारीफ, अप्रिशिएशन और चापलूसी, फ्लैटरी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तारीफ सच्ची होती है, दिल से निकलती है, निस्वार्थ होती है। जबकि चापलूसी झूठी होती है, ऊपरी होती है और स्वार्थ से भरी होती है। चापलूसी करने वाला व्यक्ति असल में वही कह रहा होता है जो वह खुद के बारे में सोचता है। कोई भी समझदार इंसान चापलूसी को आसानी से पहचान लेता है और उसे पसंद नहीं करता। जैसा कि किंग जॉर्ज पंचम के डेस्क पर लिखा था, मुझे सस्ती तारीफ करना या लेना मत सिखाओ। एमरसन ने कहा था, तुम जो हो वह इतनी जोर से चिल्लाता है कि मैं वह नहीं सुन पाता जो तुम कह रहे हो। इसलिए जब भी मौका मिले, लोगों की सच्ची तारीफ करें। उनकी अच्छाइयों को देखें, उनके अच्छे कामों को पहचानें और उन्हें दिल से सराहें। आपकी सच्ची तारीफ उनके लिए किसी मीठे संगीत से कम नहीं होगी, जिसे वे जिंदगी भर याद रखेंगे, भले ही आप खुद उसे भूल जाएं। इस अध्याय से हमने क्या सीखा? हर इंसान महत्वपूर्ण महसूस करना चाहता है। लोगों की सच्ची और ईमानदारी से तारीफ करना उन्हें यह एहसास दिलाने का सबसे अच्छा तरीका है। चापलूसी से बचें और दिल से सराहना करें। सिद्धांत 3, दूसरे व्यक्ति में उस चीज को पाने की तीव्र इच्छा जगाएं जो वो चाहता है। एक बार लेखक न्यूयॉर्क के एक होटल के बॉलरूम को अपने लेक्चर सीरीज के लिए 20 रातों के लिए किराए पर लेना चाहते थे। शुरुआत में होटल मैनेजर ने कहा कि बॉलरूम उपलब्ध नहीं है क्योंकि वह उसे डांस और पार्टियों के लिए ज्यादा किराए पर दे सकता है। लेखक ने यह नहीं कहा कि वह क्या चाहते हैं। उन्होंने मैनेजर को एक कागज पर फायदे और नुकसान लिखकर दिखाए। उन्होंने लिखा कि अगर होटल बॉलरूम उन्हें लेक्चर के लिए देता है तो होटल को क्या फायदे होंगे। जैसे शिक्षित और संस्कारी लोग आएंगे जो शायद होटल में रुकें या खाना खाएं, जिससे होटल की मुफ्त पब्लिसिटी होगी, और क्या नुकसान होंगे, किराया थोड़ा कम मिलेगा। अगले दिन मैनेजर ने खबर दी कि किराया 3 गुना नहीं बल्कि सिर्फ 50% बढ़ाया जाएगा। लेखक ने मैनेजर को अपनी समस्या खुद हल करने में मदद की, यह दिखाकर कि उनका प्रस्ताव मैनेजर के लिए कैसे फायदेमंद है। हेनरी फोर्ड ने कहा था, यदि सफलता का कोई एक रहस्य है तो वह है दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने की क्षमता और चीजों को उसके और अपने दोनों के नजरिए से देखने की क्षमता।
यह इतना सरल और स्पष्ट है कि हर किसी को इसे तुरंत समझ लेना चाहिए, फिर भी दुनिया के 90% लोग 90% समय इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। कल आप शायद किसी को कुछ करने के लिए राज़ी करना चाहेंगे। कुछ भी कहने से पहले रुककर सोचें, मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे वह यह करना चाहे। यह सवाल आपको जल्दबाजी में, बिना सोचे समझे किसी से मिलने और अपनी इच्छाओं के बारे में बात करने से रोक देगा। इस अध्याय से हमने क्या सीखा? दूसरों से अपनी बात मनवाने का या उनसे कोई काम करवाने का सबसे अच्छा तरीका यह नहीं है कि आप उन्हें बताएं कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि यह है कि आप उनकी इच्छाओं और ज़रूरतों को समझें और उन्हें दिखाएं कि आपका प्रस्ताव या आपका अनुरोध उनके लिए कैसे फ़ायदेमंद है। जब आप उनकी किसी गहरी इच्छा को जगाते हैं, तो वे खुद ब खुद वह काम करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। दूसरा भाग, लोगों को अपना दीवाना बनाने के 6 तरीके, 6 ways to make people like you। इस भाग में डेल कार्नेगी उन 6 अचूक तरीकों के बारे में बताते हैं जिनसे आप लोगों के दिलों में अपनी जगह बना सकते हैं और उन्हें अपना प्रशंसक बना सकते हैं। अध्याय 4, यह करो और तुम्हारा हर जगह स्वागत होगा। Do this and you'll be welcome anywhere। सिद्धांत 1, दूसरे लोगों में सच्ची दिलचस्पी लें। Become genuinely interested in other people। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, तो आपको पहले उनमें सच्ची दिलचस्पी लेनी होगी। लेखक एक कुत्ते का बहुत ही प्यारा उदाहरण देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुत्तों को दोस्त बनाने के लिए कोई किताब क्यों नहीं पढ़नी पड़ती? क्योंकि कुत्ते स्वाभाविक रूप से दूसरों में दिलचस्पी लेते हैं। जब आप घर आते हैं, तो आपका कुत्ता खुशी से उछलने लगता है, आपकी गोद में चढ़ जाता है, आपको चाटता है। वह यह सब इसलिए नहीं करता कि उसे आपसे कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए कि वह सच में आपको देखकर खुश होता है। और नतीजा? हम भी कुत्तों से बहुत प्यार करते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं कि आप 2 महीने में दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लेकर जितने दोस्त बना सकते हैं, उतने दोस्त आप 2 साल में भी नहीं बना पाएंगे अगर आप सिर्फ यह कोशिश करते रहें कि दूसरे लोग आप में दिलचस्पी लें। यह एक बहुत ही सीधी सी बात है, लेकिन हम अक्सर इसे भूल जाते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारी तारीफ करें, हमारी बातों पर ध्यान दें। लेकिन हम खुद दूसरों में कितनी दिलचस्पी लेते हैं? दुनिया के सबसे मशहूर जादूगरों में से एक, हॉवर्ड थर्स्टन, अपनी सफलता का राज इसी सिद्धांत को बताते थे। वह हर शो से पहले खुद से कहते थे, मुझे अपने दर्शक पसंद हैं। मैं आभारी हूं कि ये लोग मुझे देखने आए हैं। इन्होंने ही मुझे इतनी अच्छी जिंदगी दी है। मैं उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दूंगा। वह अपने दर्शकों में सच्ची दिलचस्पी लेते थे और दर्शक भी उन्हें बहुत पसंद करते थे। अमेरिका के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपतियों में से एक, थियोडोर रूजवेल्ट, भी लोगों में बहुत दिलचस्पी लेते थे। वह व्हाइट हाउस के हर कर्मचारी का नाम जानते थे, उनसे उनके परिवार के बारे में पूछते थे। एक बार जब उनकी एक पुरानी नौकरानी ने उनसे पूछा कि बॉब व्हाइट, एक प्रकार का पक्षी, कैसा दिखता है, तो रूजवेल्ट ने उसे विस्तार से बताया। अगली बार जब नौकरानी ने अपने घर के पास बॉब व्हाइट देखा, तो वह खुशी से रूजवेल्ट को बताने आई, जैसे किसी बच्चे ने अपने दोस्त को कोई नई चीज दिखाई हो। अगर आप दोस्त बनाना चाहते हैं, तो लोगों के लिए कुछ ऐसा करें जिसमें समय, ऊर्जा, निस्वार्थता और विचारशीलता लगे। जब कोई आपको फोन करे, तो आपकी आवाज में खुशी और उत्साह झलकना चाहिए। दूसरों में सच्ची दिलचस्पी दिखाने से न सिर्फ आपको दोस्त मिलेंगे, बल्कि आपके काम में भी आपको वफादार ग्राहक और सहयोगी मिलेंगे। इस अध्याय से हमने क्या सीखा? अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, तो दिखावटीपन छोड़कर उनमें सच्ची और निस्वार्थ दिलचस्पी लेना शुरू करें। उनकी जिंदगी, उनकी खुशियों और उनके दुखों में भागीदार बने। अध्याय 5,
एक अच्छा प्रभाव डालने का आसान तरीका। A simple way to make a good first impression. सिद्धांत 2, मुस्कुराइए। स्माइल डॉट। आपके चेहरे का भाव आपके कपड़ों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक सच्ची, दिल से निकली मुस्कान किसी भी महंगे लिबास से ज्यादा असरदार होती है। चार्ल्स श्वाब, जिनकी कहानी हमने पहले भी सुनी, कहते थे कि उनकी मुस्कान लाखों डॉलर की थी। और वह सच कह रहे थे। उनकी पर्सनालिटी, उनके आकर्षण और लोगों को पसंद आने की उनकी क्षमता ही उनकी असाधारण सफलता का मुख्य कारण थी, और उनकी मुस्कान इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाती थी। एक मुस्कान बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाती है। यह कहती है, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। तुम मुझे खुश करते हो। तुम्हें देखकर मुझे खुशी हुई। यही वजह है कि हम कुत्तों को इतना पसंद करते हैं। वे हमें देखकर इतने खुश होते हैं कि वे अपनी पूंछ हिलाए बिना नहीं रह सकते। एक नवजात शिशु की मुस्कान भी हम पर ऐसा ही असर डालती है। लेखक एक डॉक्टर के वेटिंग रूम का उदाहरण देते हैं, जहां सब लोग उदास और अपने अपने में खोए हुए बैठे थे। तभी एक औरत अपने 9 महीने के बच्चे और एक टोकरी में बिल्ली के बच्चे के साथ अंदर आई। बच्चा पास बैठे एक उदास दिखने वाले सज्जन को देखकर खुशी से मुस्कुराया। और क्या हुआ? उस सज्जन ने भी जवाब में मुस्कुराया। जल्द ही वह बच्चे और उसकी मां से बात करने लगे, और फिर कमरे में बैठे बाकी लोग भी उस बातचीत में शामिल हो गए। एक छोटी सी मुस्कान ने पूरे माहौल को बदल दिया था। लेकिन याद रखें, हम एक झूठी, बनावटी मुस्कान की बात नहीं कर रहे। झूठी मुस्कान किसी को बेवकूफ नहीं बनाती, बल्कि उसका उल्टा असर होता है। हम बात कर रहे हैं एक सच्ची, दिल से निकलने वाली मुस्कान की, एक ऐसी मुस्कान जो दिल को छू जाए। प्रोफेसर जेम्स वी मैककोनेल, जो मिशिगन यूनिवर्सिटी में मनोवैज्ञानिक थे, कहते हैं कि जो लोग मुस्कुराते हैं वे बेहतर तरीके से प्रबंधन करते हैं, बेहतर सिखाते हैं और बेहतर बेचते हैं, और वे ज्यादा खुशमिजाज बच्चे पालते हैं। मुस्कान में डांट फटकार से कहीं ज्यादा जानकारी होती है। अगर आपका मुस्कुराने का मन नहीं है तो क्या करें? लेखक 2 सुझाव देते हैं। पहला, खुद को मुस्कुराने के लिए मजबूर करें। अगर आप अकेले हैं तो सीटी बजाएं या कोई गाना गुनगुनाएं। ऐसा बर्ताव करें जैसे आप पहले से ही खुश हैं, और इससे आपको खुशी महसूस होने लगेगी। विलियम जेम्स ने कहा था, कर्म भावना का अनुसरण करता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में कर्म और भावना साथ साथ चलते हैं, और कर्म को, जो इच्छा के अधिक सीधे नियंत्रण में है, विनियमित करके हम अप्रत्यक्ष रूप से भावना को विनियमित कर सकते हैं। दूसरा, अपने मन में खुशियों के बारे में सोचें। उन चीजों के लिए आभारी रहें जो आपके पास हैं। एक पुरानी चीनी कहावत है, जिस आदमी के चेहरे पर मुस्कान न हो उसे दुकान नहीं खोलनी चाहिए। आपकी मुस्कान आपकी सदिच्छा, गुडविल का दूत है। यह उन सभी के जीवन को रोशन करती है जो इसे देखते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो दर्जनों लोगों को झुंझलाते, परेशान होते या नजरअंदाज करते हुए देख चुका है, आपकी मुस्कान बादलों के बीच से झांकते सूरज की तरह है। खासकर जब कोई दबाव में हो, अपने बॉस, अपने ग्राहकों, अपने शिक्षकों, अपने माता पिता या बच्चों से एक मुस्कान यह समझने में मदद कर सकती है कि सब कुछ निराशाजनक नहीं है, कि दुनिया में अभी भी खुशी है। इस अध्याय से हमने क्या सीखा? आपकी मुस्कान आपके व्यक्तित्व का सबसे शक्तिशाली औजार है। एक सच्ची और गर्मजोशी भरी मुस्कान बिना कुछ कहे लोगों का दिल जीत सकती है और आपके रिश्तों में सकारात्मकता ला सकती है। इसलिए मुस्कुराते रहिए। अध्याय 6, अगर आप यह नहीं करते हैं तो आप मुसीबत में पड़ने वाले हैं। If you don't do this, you are headed for trouble. सिद्धांत 3, याद रखें कि किसी व्यक्ति का नाम उसके लिए किसी भी भाषा में सबसे मधुर और सबसे महत्वपूर्ण ध्वनि है।
Remember that a person's name is to that person the sweetest and most important sound in any language. जिम फार्ले सिर्फ चौथी कक्षा तक पढ़े थे, लेकिन 40 साल की उम्र से पहले ही उन्हें 4 कॉलेजों से मानद उपाधियां मिल चुकी थीं और वे डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के चेयरमैन और संयुक्त राज्य अमेरिका के पोस्टमास्टर जनरल बन गए थे। उनकी सफलता का राज क्या था? वह 50,000 लोगों को उनके पहले नाम से बुला सकते थे। एंड्रयू कार्नेगी, जिन्हें स्टील किंग के नाम से जाना जाता है, को स्टील बनाने के बारे में शायद अपने कर्मचारियों से भी कम पता था। लेकिन वह जानते थे कि लोगों को कैसे संभालना है, और यही चीज उन्हें करोड़पति बनाती थी। बचपन में ही उन्होंने लोगों और उनके नामों के महत्व को समझ लिया था। जब उनके पास अपने पालतू खरगोशों को खिलाने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्होंने पड़ोस के बच्चों के साथ एक सौदा किया। अगर वे खरगोशों के लिए घास और तिपतिया घास लाएंगे, तो वह खरगोशों का नाम उनके नाम पर रख देंगे। यह योजना चमत्कार कर गई। सालों बाद कार्नेगी ने इसी मनोविज्ञान का इस्तेमाल व्यापार में किया। जब वह पेंसिल्वेनिया रेलरोड कंपनी को स्टील की पटरियां बेचना चाहते थे, तो उन्होंने पिट्सबर्ग में एक विशाल स्टील मिल बनाई और उसका नाम रखा एडगर थॉमसन स्टील वर्क्स। एडगर थॉमसन उस समय पेंसिल्वेनिया रेलरोड के अध्यक्ष थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पेंसिल्वेनिया रेलरोड को स्टील की पटरियों की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने कहां से खरीदी? नेपोलियन तृतीय, फ्रांस के सम्राट, दावा करते थे कि उन्हें हर उस व्यक्ति का नाम याद रहता था जिससे वह मिलते थे। उनका तरीका सरल था। अगर उन्हें नाम ठीक से सुनाई नहीं देता, तो वह कहते, माफ कीजिए, मैं ठीक से सुन नहीं पाया। अगर नाम असामान्य होता, तो वह पूछते, इसे कैसे लिखते हैं? बातचीत के दौरान वह नाम को कई बार दोहराते थे और उस व्यक्ति के चेहरे, हाव भाव और समग्र रूप को नाम से जोड़ने की कोशिश करते थे। यह एक महत्वपूर्ण कला है। किसी का नाम याद रखना और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना एक सूक्ष्म लेकिन बहुत प्रभावशाली तारीफ है। किसी का नाम भूल जाना या उसे गलत तरीके से बोलना एक बड़ी अशिष्टता मानी जा सकती है। हम में से ज्यादातर लोग नाम याद नहीं रखते क्योंकि हम इसके लिए जरूरी समय और ऊर्जा नहीं लगाते। हम बहाने बनाते हैं कि हम बहुत व्यस्त हैं। लेकिन हम शायद फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से ज्यादा व्यस्त नहीं हैं, और वह भी अपने मैकेनिकों तक का नाम याद रखने का समय निकाल लेते थे। किसी व्यक्ति का नाम उस व्यक्ति के लिए अद्वितीय होता है, वह उसे व्यक्ति बनाता है, किसी और को नहीं। जब हम किसी का नाम इस्तेमाल करते हैं, तो हम जो जानकारी या अनुरोध दे रहे होते हैं, वह खास उस व्यक्ति के लिए हो जाता है। इस अध्याय से हमने क्या सीखा? लोगों के नाम याद रखना और बातचीत में उनके नाम का इस्तेमाल करना उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराने और उनसे गहरे संबंध बनाने का एक अचूक तरीका है। यह छोटी सी बात बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। अध्याय 7, एक अच्छा वार्तालाप करने वाला बनने का आसान तरीका। An easy way to become a good conversationalist. सिद्धांत 4, एक अच्छे श्रोता बने। दूसरों को अपने बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। Be a good listener. Encourage others to talk about themselves. कुछ समय पहले लेखक एक ब्रिज पार्टी में गए। वहां एक और महिला थी जो ब्रिज नहीं खेलती थी। उन्हें पता चला कि लेखक एक समय में लोवेल थॉमस, एक प्रसिद्ध यात्री और लेखक, के बिजनेस मैनेजर रह चुके हैं। उस महिला ने कहा, ओह मिस्टर कार्नेगी, मुझे आपके यात्रा अनुभवों के बारे में सुनना है, उन सभी अद्भुत जगहों के बारे में जो आपने देखी हैं। जैसे ही लेखक ने सोफे पर बैठकर बात शुरू करने की कोशिश की, उस महिला ने अफ्रीका की अपनी हाल की एक यात्रा का जिक्र छेड़ दिया। अफ्रीका, वह बोली, कितनी दिलचस्प जगह है। मैंने और मेरे पति ने अभी अभी वहां 10 हफ्ते की यात्रा की है, और फिर वह 45 मिनट तक बिना रुके अफ्रीका के बारे में बात करती रहीं।
उन्होंने लेखक से एक बार भी नहीं पूछा कि वह कहाँ गए थे या उन्होंने क्या देखा था। वह एक दिलचस्प कहानी नहीं सुनना चाहती थी, वह सिर्फ एक ऐसा श्रोता चाहती थी जो उनकी बातों को सुने और उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराए। यह कोई असामान्य बात नहीं है। बहुत से लोग जिन्हें आप उबाऊ समझते हैं, वे असल में सिर्फ एक अच्छे श्रोता की तलाश में होते हैं जो उन्हें अपने बारे में बात करने दे। एक बार लेखक न्यूयॉर्क के एक प्रकाशक द्वारा आयोजित डिनर पार्टी में एक मशहूर वनस्पति शास्त्री से मिले। लेखक ने उनसे पौधों के बारे में खूब बातें की, या यूं कहें कि वनस्पति शास्त्री बातें करते रहे और लेखक किसी मूर्ति की तरह बैठकर उन्हें सुनते रहे। पार्टी खत्म होने पर वनस्पति शास्त्री ने मेजबान से कहा कि लेखक बहुत दिलचस्प बात करने वाले और एक बेहतरीन वार्तालाप करने वाले हैं। लेखक ने तो मुश्किल से ही कुछ कहा था। उन्होंने बस ध्यान से सुना था, क्योंकि वह सच में दिलचस्पी ले रहे थे। अच्छा श्रोता होना किसी को दिया जा सकने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि यह सबसे नाजुक चापलूसी है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे दूर भागें, आपकी पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाएं या आपको तुच्छ समझें, तो बस यह करें, कभी किसी की बात ज्यादा देर तक ना सुनें। सिर्फ अपने बारे में बात करते रहें। अगर दूसरे के बोलते समय आपके मन में कोई विचार आए, तो उसे अपनी बात खत्म करने का इंतजार न करें, बीच में ही टोक दें। अगर आप एक अच्छा वार्तालाप करने वाला बनना चाहते हैं, तो एक ध्यान से सुनने वाले श्रोता बने। दिलचस्प बनने के लिए दिलचस्पी लें। ऐसे सवाल पूछें जिनका जवाब देने में दूसरों को मजा आए। उन्हें अपने और अपनी उपलब्धियों के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। याद रखें, जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, वह अपनी इच्छाओं, अपनी ज़रूरतों, अपनी समस्याओं में आपसे 100 गुना ज़्यादा दिलचस्पी रखता है, बजाय आपकी इच्छाओं, आपकी ज़रूरतों, आपकी समस्याओं के। इस अध्याय से हमने क्या सीखा? एक बेहतरीन वार्तालाप करने वाला बनने का राज है एक बेहतरीन श्रोता बनना। जब आप दूसरों को ध्यान से सुनते हैं और उन्हें अपने बारे में बात करने का मौका देते हैं, तो वे आपको पसंद करने लगते हैं और आपको एक दिलचस्प इंसान समझने लगते हैं। अध्याय 8, लोगों में दिलचस्पी कैसे जगाएं? हाउ टू इंटरेस्ट पीपल। सिद्धांत 5, दूसरे व्यक्ति की रुचियों के बारे में बात करें। टॉक इन टर्म्स ऑफ द अदर पर्सन्स इंटरेस्ट्स। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट से मिलने वाला हर मेहमान उनकी जानकारी के दायरे और विविधता से हैरान रह जाता था। चाहे वह काउबॉय हो या रफ राइडर, न्यूयॉर्क का राजनेता हो या राजनयिक, रूजवेल्ट जानते थे कि उससे क्या बात करनी है। और यह कैसे संभव था? जवाब बहुत सरल है। जब भी रूजवेल्ट को किसी मेहमान के आने का पता चलता, तो वह एक रात पहले उस विषय पर गहराई से अध्ययन करते थे जिसमें मेहमान की खास दिलचस्पी होती थी। रूजवेल्ट जानते थे, जैसा कि सभी नेता जानते हैं, कि किसी व्यक्ति के दिल तक पहुंचने का शाही रास्ता है उन चीजों के बारे में बात करना जिन्हें वह सबसे ज्यादा महत्व देता है। विलियम लियोन फेल्प्स, जो येल यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर थे, ने यह सबक बचपन में ही सीख लिया था। जब वह 8 साल के थे, तो एक वीकेंड पर अपनी चाची लिबी के घर गए थे। एक शाम उनके घर एक अधेड़ उम्र के सज्जन आए। थोड़ी देर औपचारिक बातचीत के बाद उस मेहमान ने युवा विलियम पर ध्यान दिया। उस समय फेल्प्स को नावों में बहुत दिलचस्पी थी और वह मेहमान नावों के बारे में इस तरह बात करने लगे कि फेल्प्स पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गए। मेहमान के जाने के बाद फेल्प्स ने उनके बारे में बहुत उत्साह से बात की। उनकी चाची ने बताया कि वह सज्जन न्यूयॉर्क के एक वकील थे और उन्हें नावों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन उन्होंने देखा कि विलियम को नावों में दिलचस्पी है, तो उन्होंने उसी विषय पर बात की ताकि वह खुद को सुखद और मिलनसार बना सके। दूसरे व्यक्ति की रुचियों के बारे में बात करना दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद होता है।
एडवर्ड एल शेलिफ, जो बॉय स्काउट आंदोलन में सक्रिय थे, एक बड़ी कॉरपोरेशन के अध्यक्ष से अपने एक स्काउट लड़के की यूरोप यात्रा के लिए धन जुटाने गए। ऑफिस में घुसते ही उन्होंने देखा कि अध्यक्ष की दीवार पर एक फ्रेम किया हुआ चेक टंगा है, $1 मिलियन का। शेलिफ ने तुरंत कहा, मिस्टर जोन्स, मुझे पता था कि आप एक बहुत सफल व्यवसायी हैं, लेकिन मैंने कभी $1 मिलियन का चेक नहीं देखा था। क्या यह मुश्किल था? अध्यक्ष बहुत खुश हुए और उन्हें चेक के बारे में विस्तार से बताया। जब शेलिफ ने अपनी बात रखी, तो अध्यक्ष ने न सिर्फ एक लड़के, बल्कि 5 लड़कों और शेलिफ की 7 हफ्ते की यूरोप यात्रा का पूरा खर्च उठाया। इस अध्याय से हमने क्या सीखा? लोगों से जुड़ने और उनमें अपनी दिलचस्पी जगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन विषयों पर बात करें जिनमें उनकी अपनी गहरी रुचि हो। जब आप उनकी पसंद की बातें करते हैं, तो वे आपको न सिर्फ पसंद करने लगते हैं, बल्कि आपके प्रति ज्यादा खुले और सहयोगी भी हो जाते हैं। अध्याय 9, लोगों को तुरंत अपना दीवाना कैसे बनाएं? हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इंस्टेंटली। सिद्धांत 6, दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराएं और यह ईमानदारी से करें। Make the other person feel important and do it sincerely. न्यूयॉर्क के एक पोस्ट ऑफिस में लेखक ने देखा कि क्लर्क अपने नीरस काम से ऊबा हुआ लग रहा है। लेखक ने खुद से कहा, मैं इस आदमी में कुछ ऐसा ढूंढूंगा जिसकी मैं ईमानदारी से तारीफ कर सकूं। यह करना आसान नहीं था, खासकर एक अजनबी के साथ। लेकिन लेखक ने उसके बालों पर ध्यान दिया। उन्होंने उत्साह से कहा, काश मेरे बाल भी आपके जैसे होते। क्लर्क हैरान रह गया, उसका चेहरा खिल उठा। उसने कहा, ओह, अब पहले जैसे नहीं रहे। लेखक ने यकीन दिलाया कि भले ही पहले जैसे न हों, पर अब भी शानदार हैं। क्लर्क खुशी से फूला नहीं समाया। उस दिन के बाद जब भी लेखक उस क्लर्क से मिले, उसने उन्हें एक दोस्त की तरह मुस्कान दी। यह मानव आचरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, हमेशा दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराएं। जैसा कि प्रोफेसर जॉन ड्यूवी ने कहा था, महत्वपूर्ण महसूस करने की इच्छा इंसान की सबसे गहरी इच्छा होती है। और जैसा कि विलियम जेम्स ने कहा था, मानव स्वभाव का सबसे गहरा सिद्धांत सराहना पाने की लालसा है। दार्शनिक सदियों से मानव संबंधों के नियमों पर विचार करते रहे हैं, और उन सब में से एक ही महत्वपूर्ण सिद्धांत बार बार उभरा है, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें। आप चाहते हैं कि आपके संपर्क में आने वाले लोग आपको स्वीकार करें। आप अपनी असली कीमत की पहचान चाहते हैं। आप अपनी छोटी सी दुनिया में महत्वपूर्ण महसूस करना चाहते हैं। आप सस्ती, झूठी चापलूसी नहीं चाहते, बल्कि आप सच्ची तारीफ चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके दोस्त और सहयोगी, जैसा कि चार्ल्स श्वाब ने कहा था, अपनी प्रशंसा में उदार और अपनी तारीफ में खर्चीले हों। हम सब यही चाहते हैं। तो सुनहरा नियम अपनाएं और दूसरों को वह दें जो हम दूसरों से चाहते हैं। कैसे? कब? कहाँ? जवाब है, हर समय, हर जगह। छोटी छोटी बातें जैसे, आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं, क्या आप क्या आप बुरा तो नहीं मानेंगे? धन्यवाद। ये छोटी छोटी विनम्रताएं रोजमर्रा की जिंदगी की नीरस मशीनरी के लिए तेल का काम करती हैं, और साथ ही ये अच्छे व्यवहार की निशानी भी हैं। इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री डिज़रायली ने कहा था, लोगों से उनकी अपनी बातें करके उन्हें खुश करो। यदि आप किसी व्यक्ति में किसी खास पहलू को सुधारना चाहते हैं, तो ऐसा व्यवहार करें जैसे कि वह गुण पहले से ही उसकी असाधारण विशेषताओं में से एक है। उन्हें एक अच्छी प्रतिष्ठा दें जिस पर वे खरा उतर सकें, और वे आपको निराश न करने के लिए असाधारण प्रयास करेंगे। सीधे शब्दों में कहें तो, लोगों को पसंद आने के 6 तरीके हैं। दूसरे लोगों में सच्ची दिलचस्पी लें। मुस्कुराइए।
याद रखें कि किसी व्यक्ति का नाम उसके लिए सबसे मधुर और सबसे महत्वपूर्ण ध्वनि है। एक अच्छे श्रोता बने। दूसरों को अपने बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। दूसरे व्यक्ति की रुचियों के बारे में बात करें। दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराएं और यह ईमानदारी से करें। इस अध्याय से हमने क्या सीखा? हर इंसान महत्वपूर्ण महसूस करना चाहता है। जब आप ईमानदारी से दूसरों को यह एहसास दिलाते हैं कि वे आपके लिए मायने रखते हैं, उनकी सच्ची तारीफ करते हैं और उनके साथ सम्मान से पेश आते हैं, तो आप उनका दिल जीत लेते हैं। यह सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। यह लगभग 3300 शब्द हो गए हैं। मैं भाग 3 और 4 के अध्यायों को इसी तरह विस्तृत रूप से जारी रख सकता हूं ताकि हम 4000+ शब्दों के लक्ष्य तक पहुंच सकें। तीसरा भाग, लोगों को अपनी सोच के लिए कैसे राजी करें, हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग। इस भाग में डेल कार्नेगी हमें ऐसे 12 तरीके बताते हैं जिनसे हम दूसरों को बिना नाराज किए या ठेस पहुंचाए अपनी बात मनवा सकते हैं और उन्हें अपने विचारों से सहमत करा सकते हैं। अध्याय 10, आप बहस कभी नहीं जीत सकते। यू कांट विन एन आर्ग्यूमेंट। सिद्धांत 1, बहस से बचने का एकमात्र तरीका है उससे बचना। The only way to get the best of an argument is to avoid it. प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद लेखक ने लंदन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखा। वह सर रॉस स्मिथ के मैनेजर थे, जो एक ऑस्ट्रेलियाई पायलट थे और जिन्होंने युद्ध के दौरान फिलिस्तीन में अपनी वीरता दिखाई थी और फिर युद्ध के बाद 30 दिनों में आधी दुनिया का चक्कर लगाकर तहलका मचा दिया था। एक शाम लेखक सर रॉस के सम्मान में आयोजित एक भोज में शामिल हुए। डिनर के दौरान लेखक के बगल में बैठे एक सज्जन ने एक मज़ेदार कहानी सुनाई जिसका आधार एक कहावत थी, मनुष्य जो योजना बनाता है, ईश्वर उसे बिगाड़ देता है। उस सज्जन ने कहा कि यह कहावत बाइबिल से है। लेखक को पक्का पता था कि वह गलत है। उन्हें अपनी बड़ाई दिखाने का मौका मिला और उन्होंने बिना पूछे या सोचे उस सज्जन को टोका और कहा कि यह शेक्सपियर से है। वह सज्जन अपनी बात पर अड़े रहे। बहस बढ़ गई। लेखक के पुराने दोस्त फ्रैंक गैमंड, जो शेक्सपियर के गहरे विद्वान थे, भी वहीं बैठे थे। लेखक ने उनसे पूछा। मिस्टर गैमंड ने मेज के नीचे से लेखक को लात मारी और फिर कहा, डेल, तुम गलत हो। यह सज्जन सही है। यह बाइबिल से है। रास्ते में लेखक ने गैमंड से कहा, फ्रैंक, तुम्हें पता था कि वह शेक्सपियर से था? गैमंड ने जवाब दिया, हाँ, बिल्कुल। हैमलेट, एक्ट 5, सीन 2। लेकिन हम एक पार्टी में मेहमान थे, मेरे प्यारे डेल। किसी को गलत साबित करके क्या मिलेगा? क्या इससे वह तुम्हें पसंद करने लगेगा? उसने अपनी राय नहीं पूछी थी। वह तुम्हारी राय नहीं चाहता था। तो उससे बहस क्यों करें? हमेशा मुश्किल टकराव से बचो। हमेशा मुश्किल टकराव से बचो। यह कहने वाले व्यक्ति की अब मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उन्होंने जो सबक सिखाया वह आज भी जिंदा है। यह एक बहुत ही जरूरी सबक था, क्योंकि लेखक खुद एक अड़ियल बहसबाज थे। अपनी जवानी में वह अपने भाई से हर छोटी बड़ी बात पर बहस करते थे। कॉलेज में उन्होंने तर्कशास्त्र और बहस पर किताबें पढ़ी और वाद विवाद प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। बाद में उन्होंने न्यूयॉर्क में बहस सिखाने का एक कोर्स भी शुरू किया। और अब वह शर्म से स्वीकार करते हैं कि उन्होंने इन चीज़ों के बारे में एक किताब लिखने के बारे में भी सोचा था। लेकिन अब वह इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दुनिया में सूरज के नीचे बहस से सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने का एक ही तरीका है, और वह है उससे बचना। उससे ऐसे बचो जैसे तुम सांपों और भूकंपों से बचते हो। 9 बार 10 में से बहस का अंत इस तरह होता है
कि हर पक्ष पहले से भी ज्यादा इस बात पर यकीन करने लगता है कि वही पूरी तरह सही है। आप बहस नहीं जीत सकते। आप नहीं जीत सकते क्योंकि अगर आप हारते हैं तो आप हारते हैं, और अगर आप जीतते हैं तो भी आप हारते हैं। क्यों? मान लीजिए आपने अपने विरोधी को बुरी तरह हरा दिया, उसके तर्कों में छेद कर दिए और साबित कर दिया कि वह मूर्ख है। तो क्या आपको अच्छा लगेगा? लेकिन उसका क्या? आपने उसे नीचा दिखाया है। आपने उसके स्वाभिमान को चोट पहुंचाई है। वह आपके जीतने से नाराज होगा। और एक आदमी जिसे उसकी इच्छा के विरुद्ध राजी किया जाता है, वह अभी भी उसी राय का होता है। कुछ साल पहले पैट्रिक जे ओहेयर नाम के एक आयरिशमैन ने लेखक की क्लास ज्वाइन की। वह मुश्किल से ही स्कूल गए थे और उन्हें बहस करना बहुत पसंद था। उन्होंने एक ट्रक ड्राइवर के तौर पर अपना करियर शुरू किया था, और बाद में जब वह न्यूयॉर्क में ट्रक उपकरण बेचने लगे तो भी वह अपनी बहस करने की आदत नहीं छोड़ पाए। नतीजा? वह कहते थे, मैं अक्सर एक ऑफिस से यह सोचते हुए निकलता था कि मैंने उस आदमी को अच्छी तरह सुना दिया। और मैंने उसे सुना तो दिया था, लेकिन मैंने उसे कुछ बेचा नहीं था। लेखक का पहला काम था पैट्रिक ओहेयर को बहस करना और बात करना बंद करना सिखाना। और वह न्यूयॉर्क के व्हाइट मोटर कंपनी के स्टार सेल्समैन बन गए। कैसे? यहां उनकी कहानी है। अगर मैं अब किसी ग्राहक के ऑफिस में जाता हूं और वह कहता है, क्या व्हाइट ट्रक? वे अच्छे नहीं हैं। मैं कोई व्हाइट ट्रक मुफ्त में भी नहीं लूंगा। मैं तो हुजिट ट्रक खरीदने वाला हूं। मैं कहता हूं, भाई, हुजिट ट्रक बहुत बढ़िया हैं। अगर तुम हुजिट खरीदते हो तो तुम कभी गलती नहीं करोगे। हुजिट एक अच्छी कंपनी बनाती है और उनके सेल्समैन भी बहुत अच्छे हैं। तब उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। बहस की कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर वह कहता है कि हुजिट सबसे अच्छे हैं और मैं कहता हूं कि हाँ, वे हैं, तो उसे चुप होना पड़ता है। वह सारा दोपहर हुजिट सबसे अच्छे हैं नहीं कह सकता। तब हम हुजिट विषय से हटकर व्हाइट ट्रकों के अच्छे बिंदुओं के बारे में बात करना शुरू करते हैं। जैसा कि बुद्धिमान बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते थे, अगर तुम बहस करते हो, झगड़ते हो और विरोध करते हो तो तुम कभी कभी जीत सकते हो, लेकिन यह एक खोखली जीत होगी क्योंकि तुम्हें कभी अपने विरोधी की सद्भावना नहीं मिलेगी। तो खुद से पूछो, तुम क्या चाहते हो, एक दिखावटी अकादमिक जीत या एक व्यक्ति की सद्भावना? तुम शायद ही कभी दोनों एक साथ पा सकते हो। इस अध्याय से हमने क्या सीखा? बहस में उलझना समय और ऊर्जा की बर्बादी है। आप भले ही तर्कों में जीत जाएं, लेकिन आप एक दोस्त या सद्भावना खो सकते हैं। बेहतर है कि बहस से पूरी तरह बचा जाए और शांतिपूर्ण समाधान ढूंढा जाए।